ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, इंडस्ट्रियल लॉ के सेकंड यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको अवेलेबल करा दी गई है एंड आप लोग रिव्यू नहीं दिए अभी तक। जब तक रिव्यू नहीं दोगे थर्ड पार्ट तो नहीं लाऊंगा। श्योर है, को मतलब नहीं है बनाने का। अगर आप लोग बिल्कुल भी नहीं देख के रिव्यू ही नहीं दोगे, आपका पेपर है जनवरी में, अगर आप रिव्यू नहीं देना चाहते दैट्स डजंट मैटर लॉट, बंद कर दूंगा। स्टैटिक पोर्शन बनाऊंगा यूपीएससी के लिए, उतना एफर्ट मैं उधर डालूंगा तो मेरे लिए और भी बेनिफिशियल होगा। सब्सक्राइब करते नहीं आप, लाइक करते नहीं आप, तो फिर आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले से कितना मेहनत करते रहे तो दैट्स नॉट गुड यार, लिटरली दैट्स नॉट गुड। बिल्कुल भी मतलब फ्रस्ट्रेट कर देते हो आप लोगों का बिहेवियर कई बार होता है। ना कोई रिव्यू देना है, ना कोई रिस्पॉन्स देते हो आप, तो फिर हाउ वुड आई फील कि यार मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सही भी चीज़ें बता रहा हूँ, आप तक पहुँच भी रही है कि नहीं पहुँच रही है। कॉलेज में बता दो यार, कहीं नहीं बताते तो वहीं मिलकर बता दिया करो। खैर लेट इट बी। इंडस्ट्रियल लॉज को हम कंटिन्यू करेंगे, केस लॉज को देखेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 1 में हमने बात कर ली थी कि केस कहाँ तक पहुँच गया था, आपके पिताजी तक वो बात पहुँच चुकी है। हमने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का बात करा था, वर्क्स कमेटी का बात करा था, लेबर कोर्ट्स की बात करी, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स की बात करी, नेशनल ट्राइब्यूनल्स की बात करी, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, 7 बी सेक्शंस की बात कर ली थी हमने। ठीक है, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ हमने ड्यूटीज़ की भी बात करी थी, जो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ होती हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। अगर वो पास हो जाए तो रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। अगर फेल हो जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर नहीं मैटर सोल्व कर पा रहा है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, तो वो क्या करेगा, इसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लिखित में देगा कि क्या क्या चीज़ें रही थी, कौन कौन से एविडेंसेस रहे थे और क्या क्या कारण आया कि आखिरकार ये डिस्प्यूट सोल्व नहीं हो पाया। इससे होता क्या है कि ताकि एक ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बना रहे। ठीक है, आज हम बात करेंगे इस पूरे सेक्शन में कि आखिर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली यही इम्पोर्टेंट है जानना कि कैसे आखिर क्यों एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो सब कुछ को रेफर करेगा। फॉर मीन्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल के रूप में दिया था कि लेट्स से मेरा फ्रेंड है, उसके पास ये पावर आती कहाँ से है। मतलब या तो वो पावर मैंने दिया होगा, या तो उसको ये पावर मैंने दिया होगा कि यार तुम सारी चीज़ों को ना हैंडल करोगे। तो रेफरेंस जो होती है ये रेफर करने की, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी ये क्या नाम है, हाँ कोर्ट में बात कर लेते हैं। कोर्ट से अगर कोई केसेस रेफर की जाती है हाई कोर्ट में कि नहीं ये केसेस हाई कोर्ट में चली जाएंगे। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कोई केस बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया गया, तो ये रेफरेंस का पावर कौन देता है। डॉक्टर्स के केस में कौन देता है, उसकी जो अपना मेडिकेशन रूल है वो देता है, साथ साथ उसको पता है कि वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है। सेंट्रल इस तरीके से कोर्ट में देखेंगे तो आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको अलाउ करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल लॉ और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स की बात करें, तो आखिर कौन है जो रेफरेंस देता है आपको कि किस तरीके से अपन केसेस को रेफर करेंगे एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर कहाँ से आती है। सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 की हम बात करेंगे कि आखिर जो एडजुडिकेशन होता है, जिसकी हमने बात करी थी कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एडजुडिकेट करती है, उसके बारे में बात करेंगे सेक्शन 10 का। और सेक्शन 10 में ही अगर आप देखोगे जो आपका सेक्शन 10A है एक्चुअली, उसमें ये बात हुई कि अगर वो डिस्प्यूट्स में जो इन्वॉल्व हैं वो खुद ही अगर लेके चले जाते हैं केसेस को, सेक्शन 10 ये में बात करी गई है, वो अगर वो खुद ही वॉलंटरली बेसिस पे लेके गए हैं केसेस को आगे के बॉडीज़ के पास, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के पास, अगर मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हुए, तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, हम इस चीज़ को देखेंगे कैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रेफरेंस होता है, पार्टीज का रेफरेंस होता है डिस्प्यूट्स में, सबको समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, जर्नी टू द लवासना। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ की जहाँ तक हम बात करें, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो भी एनसीईआरटी एक इम्पॉर्टेंट क्या नाम है, एनसीईआरटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूपीएससी प्री में, एटलीस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये बुक। तो मैंने उसका एक कंपाइलेशन तैयार किया हुआ अपने नोट्स में, तो मैं चाह रहा था कि वो नोट्स आपको अवेलेबल करा दी जाए, बट उसको एज अ फॉर्मेट में अवेलेबल कराना चाह रहा था कि 50 क्वेश्चन हर संडे को मैं आपको अवेलेबल कराऊँ टेलीग्राम ग्रुप पे। आपका एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा मैं, उस पर आप लोगों को ऐड करूँगा। 200 प्राइस है। 20 नवंबर को पहला पेपर लूँगा मैं, जिसमें आपको जो भी टॉपिक है वो बता रखा है मैंने। विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आएंगे, भक्ति सूफी ट्रेडिशन से क्वेश्चन आएगा, कुछ करंट अफेयर्स भी दूंगा अपने जो मैगजीन से आती है मेरी, वो भी इंपॉर्टेंट है। और आई ऑफ ट्रैवलर से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी के प्री के हिसाब से। 200 रुपये चार्ज है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे अगर आपको इनरोल करना है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक। ये यूपीएससी वालों के लिए ज़्यादा था, कॉलेज वाले तो नहीं था उतना इंपॉर्टेंट। चलिए, इंडस्ट्रियल लॉ रेफरेंस टू द रेफरेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स का रेफरेंस की हम बात करेंगे, क्या कि रेफर क्यों होता है, कैसे होता है रेफर केसेज, क्या मैटर करता है रेफरेंस करते वक्त। तो उसमें 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो पावर है रेफर करने का,
उसके नेचर को समझेंगे। नेचर मतलब किसी का नेचर, अगर मैं बात करूं किसी का नेचर से आप क्या समझते हो? किसी के नेचर मतलब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे उसका रिएक्शन कैसे आता है, किसी भी सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करता है। एक तरीके से पर्सनैलिटी की हम बात करेंगे, एक तरीके से उसका नेचर इन द सेंस कि लाइक हाउ अ पर्टिकुलर पर्सन इज एक्टिंग इन सर्टेन सिचुएशन। किसी उसका नेचर इन द सेंस कि वो कितने प्यार से आपसे बात कर रहा है, किसी भी चीज पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, और उसको ब्रॉडर सेंस में लेके जाएंगे तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो जाती है कुछ, ठीक है। एंड अ स्कोप की बात करेंगे, टू व्हाट एक्सटेंट एन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज द पावर टू बेसिकली रेफर टू द ट्राइब्यूनल्स। किसकी रेफरेंस की बात कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके सेक्शन 10 को समझेंगे बढ़िया से। सेकंड पार्ट में बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन, वो जो एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज हैं, जो ट्राइब्यूनल्स हैं, जो लेबर कोर्ट्स हैं, जो बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशंस हैं, उसकी ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे कि किस एक्सटेंट तक, उसके दायरे की बात करेंगे, उसके सर्कमफेरेंस की बात करेंगे, बेसिकली उसके बाउंड्रीज क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ डिफेक्टिव रेफरेंसेज होती हैं, एक ऐसा रेफरेंस जो मतलब इफेक्टिव के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि एक डिफेक्टिव रेफरेंस है कि आपने बिल्कुल ही मेलाफाइड रूप में थोड़ा सा गलत इंटेंशन के साथ, मोटिव के साथ रेफर किया था। इस चीज़ को समझेंगे। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सेक्शन 10 को अगर आप बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए, सेक्शन 8 को जब आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू बोर्ड्स, कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स। कैसे करेंगे? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कहता है कि जब भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अपनी ओपिनियन जो है, इज ऑफ ओपिनियन, जब उसको लगता है दैट कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है और इज एप्रीहेंडेड, और देयर आर चांसेज की पॉसिबिलिटी एकदम हाई है कि वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बदल सकता है, इट मे एट एनी टाइम, मतलब किसी भी मोमेंट पे मे, ये मतलब डिस्क्रिशन बढ़ा रहा है ना, मे सर मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, डिस्क्रिशन होगी सर की, अगर वो आपके अलाउ करते हैं तो अंदर आओगे वरना नहीं आओगे। ये मे बट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आगे आने वाले केसेस में हम बात करेंगे। इट मे एट एनी टाइम बाई ऑर्डर इन राइटिंग, एक राइटिंग में लिखकर, एक प्रॉपर मेथड में लिखकर, मैकेनिज्म के साथ, अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे, जब उसको लगता है वो किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रेफर कर सकता है, किसे? बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन को, किसी भी मैटर को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए भेज सकता है। कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो उसको लग रहा है कि बहुत बड़ा तो नहीं है, पर हाँ सेकंड शेड्यूल के कुछ केसेस एक मेंशन किए हुए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में कि हाँ कुछ डिस्प्यूट सेकंड शेड्यूल में आएंगे, कुछ थर्ड शेड्यूल में आएंगे जो कि ज़्यादा इंटेंसिटी के होंगे। तो जो सेकंड शेड्यूल वाले हैं उसको लेबर कोर्ट में भेजा जाएगा, लेबर कोर्ट सबसे पहले। और अगर जो थर्ड शेड्यूल के केसेज हैं पर सेकंड शेड्यूल के भी हैं, पर उसका इम्पैक्ट बड़ा होगा, 100 वर्कमैन से ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है सेकंड शेड्यूल के केस में, और थर्ड शेड्यूल के केस में 100 वर्कमैन से कम इफेक्ट हो रहा है, मतलब इम्पैक्ट उतना नहीं होने वाला है जितना होना चाहिए थर्ड शेड्यूल के केसेस का, डिस्प्यूट्स का, तो वो डायरेक्ट किसको रेफर किया जाएगा? ट्राइब्यूनल को एडजुडिकेशन के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन 10(1) के अंदर। आगे चलेंगे। इसमें प्रोवाइजो मैंने बोला वो सेकंड वाला कि अगर 100 से कम वर्कर्स हैं तो सेकंड हो या थर्ड शेड्यूल, वो मैंने आपको बताया अभी। प्रोविजो थर्ड कहता है कि जब भी डिस्प्यूट अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की, जैसे रेलवेज है, ट्रांसपोर्ट है, फ्रेट है, कुछ ऐसी चीज इलेक्ट्रिसिटी का है, अगर सेक्शन 22 के अंदर नोटिस दिया हुआ है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेल, देखिए मेल से मे से सेल हो गया, अनलेस इट कंसीडर्स, जब तक उसको, मैंने लास्ट में वीडियो में भी बात करी थी कि अगर उसको तब तक ये नहीं लगता है कि जो नोटिस दिया गया वो बड़ा ही मतलब वेग है, एक्सटेनियस है, वेक्सेसली दिया गया, फ्रेबसली दिया गया है, तो वो रोकेगी नहीं, उसको करना ही पड़ेगा उस केस को रेफर। क्यों? क्योंकि उसकी इम्पैक्ट बहुत बड़ी होने वाली है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। आगे प्रोवाइजो दिया हुआ है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी डिस्प्यूट में अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो वो कॉम्पिटेंट होगी कि वो एक लेबर कोर्ट में भेज सकती है या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भेज सकती है, भले ही वो केस क्यों नहीं का स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। अगर ऐसा ही कोई केस मान लीजिए नेशनल इंपॉर्टेंस का हो तो भी वो नेशनल ट्राइब्यूनल को एडजुडिकेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पर उसको बताना पड़ेगा वो मैटर कि इस वजह से नेशनल सिक्योरिटी की बात है, नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है। समझ रहे हो आप इस चीज को समझो कि दो स्टेट आपस में किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से भिड़ गए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि उनके भिड़ने से देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे रोल प्ले करेगी, अदा मतलब रोल अदा करेगी, वो मतलब उल्टा ही बोल दिया मैंने। आजकल तारक मेहता का इम्पैक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो कुछ बातें इधर उधर हो जाती है ना। तो अगर इसी में अपन बात करें आगे, तो आगे कहा है कि जब भी कोई पार्टी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में अपना प्रिस्क्राइब्ड मैनर अप्लाई करती है, चाहे वो ज्वाइंटली और सेपरेटली, कि
कि वो डिस्प्यूट को खुद लेकर चली जाती है, मान लीजिए लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल, तो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इफ सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अप्लाइंग रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ ईच पार्टी शैल मेक द रेफरेंस अकॉर्डिंगली। अब मान लीजिए कि दो एम्प्लॉयर्स है, इस तरीके की बड़ी सी एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन है, पर गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो उसके पास आई है ये बोलने के लिए कि प्लीज केस को रेफर करिए, वो मेजॉरिटी को डिनोट कर रही है, तो भी लेके चला जा सकता है उस केस को। मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो इन्वॉल्व हैं किसी भी डिस्प्यूट में, अगर वो गवर्नमेंट तक रीच कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, आगे रेफर करेगी। सेकंड 10(2)(a) में देखिए आप कि अगर ऐसा ही कोई ऑर्डर रेफरिंग एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू अ लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल अंडर दिस सेक्शन शैल स्पेसिफाई द पीरियड विद इन विच सच लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल शैल सबमिट इट्स अवार्ड ऑन सच डिस्प्यूट टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब इसमें एक सिंपल बहुत बात किया गया कि कितने टाइम पीरियड में, जो मैंने आपको लास्ट में बता रखा है पहले भी लास्ट वीडियो में, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, 30 दिन हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 50 दिन हो सकता है, पर अगर कोई इंडिविजुअल उसे इम्पैक्ट हो रहा है तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो बताएगा। पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल स्पेसिफाई, मतलब उसको बताना पड़ेगा ना कि एक इतने टाइम पीरियड में मैं आपके इस डिस्प्यूट को क्या करूंगा, मतलब सॉल्व कर दूंगा और रिपोर्ट गवर्नमेंट तक भेज दूंगा। अगर कोई ऐसा मतलब इंडिविजुअल है तो कोई ऐसा जो है वो 3 महीने से ज़्यादा जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए टाइम पीरियड, ठीक है। 3 महीने के अंदर आप उसको डिस्पोज कर दीजिए। बड़ा इंपैक्ट है तो 3 महीने से बड़ा आप उसको बढ़ा सकते हैं, 6 महीने 7 महीने, वो आपके ऊपर पर आपको बताना पड़ेगा, है ना। आगे चलेंगे। अब ये इसमें सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा केसेस कब आएंगे, केसेस भी आएंगे, पर सेक्शंस इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, आप ये जानना आपके लिए। आगे देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पार्टी कोई एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है, पर अगर उसको लग रहा है कि एक्सटेंशन कोर्ट को या लेबर ट्राइब्यूनल को कि एक्सटेंशन जो है वो ठीक है, एक अच्छे फेयर वे में देखा जा रहा है, मतलब एक्सटेंशन कोई इसलिए नहीं मांगा जा रहा है कि ताकि किसी को पर्सनल बेनिफिट हो। हाँ, लार्जर इंपैक्ट हो रहा है एक्सटेंशन का तो वो एक्सटेंशन दिया जा सकता है, पर ये लेबर कोर्ट के ऊपर हो जाएगा, ट्राइब्यूनल्स के ऊपर हो जाएगा, एक तरीके से डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, पर उसके हिसाब से जो उसको लगता है। आगे देखेंगे कि कोई भी अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 10(3) में देखेंगे, सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 में, कि दैट लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मान लीजिए उसके पास कोई केस रेफर किया हुआ है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर से किसी भी स्ट्राइक या किसी भी लॉकआउट को कंटिन्यू भी कर सकती है, डिसकंटिन्यू भी कर सकती है, कि अभी के लिए आप लोग रुक जाइए, केस रेफर कर दिया गया है, मत करिए, पर अभी के लिए आप लोग कर सकते हैं, अगर आप लोगों का इच्छा है तो आप करिए, पर आपका केस रेफर कर दिया गया है, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है। आगे देखेंगे, कहता है कि अगर जो आपका केस है वो रेफर किया हुआ है, किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को अगर आपने रेफर कर दिया है और कोई ऐसा सब्सिक्वेंट ऑर्डर आपने पास कर दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी हैज स्पेसिफाइड द पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट फॉर एडजुडिकेशन, द लेबर कोर्ट और द ट्राइब्यूनल और द नेशनल ट्राइब्यूनल एज द केस में बी सेल कन्फाइन इट्स एडजुडिकेशन टू दोज पॉइंट्स एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। फॉर एग्जाम्पल, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भैया, आपके पास जो केसेस रेफर किए जा रहे हैं ना, उसको आप इन मुद्दों पे ही देखना, बस बाकी मुद्दे सोल्व हो चुके हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि ट्राइब्यूनल्स की, मतलब ट्राइब्यूनल से पहले जो भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर होते हैं उसकी सारी बातें नहीं मानी जाती, कुछ बातें मानी जाती है, तो कुछ बातें मान ली गई तो मान ली गई, जो बातें नहीं मानी गई है उसके ऊपर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहती है ट्राइब्यूनल्स को कि आप इन मुद्दों पर देखिए, तो सिर्फ वही मुद्दे देखेंगे, वो अपना मन नहीं चलाएंगे, अपना फालतू का दिमाग उसमें खर्च नहीं करेंगे, सिंपली कहने का मतलब ये है। आगे देखेंगे कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट, सेक्शन 10(5) में, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट कंसर्निंग एनी एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन और इज टू बी रेफर टू अ लेबर कोर्ट एंड ऑल। इस सेक्शन में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अगर अपनी ओपिनियन जो लगती है, क्या वो एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ और अदरवाइज दैट द डिस्प्यूट इज ऑफ सच अ नेचर दैट एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट और ग्रुप और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी इंपैक्ट हो सकती है या इंटरेस्टेड है उसमें, तो उनको भी पार्टी बनाकर एक तरीके से रेफर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जूते की कंपनी मान लीजिए, उसने कुछ ऐसा डिस्प्यूट हुआ, पर गवर्नमेंट को ये लग रही है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, कि सिर्फ और सिर्फ मद्रास, मान लीजिए मद्रास, सॉरी बहुत पुराना हो गया, मैं बात करूं दिल्ली की, सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है जो इस डिसीजन से इम्पैक्ट होने वाला है। हो सकता है हरियाणा का भी जूता कंपनी हो, शू कंपनी हो सकती है, राजस्थान की भी शू कंपनी हो सकती है, यूपी की भी हो सकती है, तो उनको भी एक तरीके से पार्टी बनाकर रिपोर्ट सेंड किया जाएगा, नोटिस सेंड किया जाएगा और उनको भी रिप्रेजेंट होने का मौका दिया जाएगा। गॉट इट। सेक्शन 10(6) में देखेंगे कि
कोई भी ऐसा रेफरेंस अगर सेक्शन 1A में क्या था अभी मैं बताता हूँ आपको याद होगा तो सेक्शन 1A, देखिए सेक्शन 1A में मैंने आपको बोला था कि गवर्नमेंट की जो नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है, अगर इसकी बात कर रहे थे हम, आ गया, हाँ, अगर कोई भी ऐसा नेशनल ट्राइब्यूनल्स की बात है, मतलब ये नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है, तो कोई भी ऐसा लेबर कोर्ट और ट्राइब्यूनल शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एडजुडिकेट अपॉन एनी मैटर विच इज अंडर जुडिकेशन बिफोर द नेशनल ट्राइब्यूनल। अगर कोई भी ऐसा केस मान लीजिए किसी एक ऐसे नेशनल ट्राइब्यूनल तक पहुंचा हुआ है जिसको गवर्नमेंट ने मान लीजिए पावर दे दी, तो कोई और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर अपना डिसीजन और अपना रेफरेंस नहीं दे सकता। कहने का मतलब अपना पावर नहीं चला सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक ट्राइब्यूनल बना दिया, ठीक है, सीनियर मान लीजिए बना दिया कुछ ऐसा बड़े लेवल का, मान लीजिए एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया, तो क्या हाई कोर्ट के पास पावर होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ, तो वही कह रहा है कि कभी भी ऐसा कोई रेफरेंस अगर सेक्शन 1A के अंदर नेशनल ट्राइब्यूनल्स को बना दिया गया है, तो इस एक्ट में कोई और भी जो बनाया गया था ट्राइब्यूनल्स उसके नीचे, वो पावर नहीं रखता कि उसको जुरिसडिक्शन के ऊपर उस चीज को अपना डिसीजन सुनाए। मतलब उसके ऊपर अगर कोई बॉडी बना दी गई तो वो उस डिसीजन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। और वही मतलब जो उसके नीचे का अगर कोई रेफरेंस, मान लीजिए कोई नीचे का अगर ऑर्डर आया भी है, आ भी रहा है, तो वो ऑल टुगेदर क्वेश कर दी जाएगी, क्योंकि सीनियर बॉडीज बना दी गई है उसको रेफर करते हुए केस को। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो, इस पिरामिड को समझ रहे हो। अगर यहाँ पे कोई केस है मान लीजिए, अगर मैंने उस केस को यहाँ रेफर कर दिया तो इसके जजमेंट का कोई मतलब नहीं रहता है। इतनी सी बात की सेक्शन 6A। आगे चलेंगे। इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की किसी और मैटर को, फिर अब देखिए गवर्नमेंट को भी ये बोला गया है कि अगर जब आप किसी ऊपर के बॉडी को रेफर कर रहे हो तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस सेम मैटर को किसी लोअर बॉडी को नहीं करोगे रेफर। सिंपल बात है, क्योंकि आप ऊपर को कर दिए हो तो उसकी मैटर से जब करेंगे तो नीचे वाले का टाइम खराब करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। इतनी सारी बातें आपको बोली गई, ये सब बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो भी आपको दिया हो आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, पॉज करके आपको PDF वैसे भी अवेलेबल करा दूंगा मैं, पर हमारे लिए काम की चीज़ इतनी ही थी। अभी आगे चलेंगे और आगे आप केसेस की भी बात करेंगे। ये वॉलंटरी रेफरेंसेस की बात करी मैंने कि कोई भी डिस्प्यूट, मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, उसमें खुद ही अगर आप उसको लेकर जाना चाहते हो आगे तो फिर ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अगर आपको सेक्शन 10 में गवर्नमेंट की हेल्प नहीं चाहिए, बट यू ऑल वांट दैट कि आप इस सेटलमेंट को खुद ही अपने लेवल पे लेके चले जाना चाहते हो, देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड एज वेल। अब उसमें होता क्या है कि मेजॉरिटी का रोल आ जाता है कि अगर एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी आई है लेकर अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास, ट्राइब्यूनल्स के पास, लेबर कोर्ट के पास, तो फिर वो मैटर उस तरीके से देखा जाता है। सेक्शन 10A जिसको बोलते हैं वॉलंटरी रेफरेंस टू डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन, ठीक है। और अगर मान लीजिए इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स आपने चुना कि 4 लोग ही हैं वहाँ पे, तो एक 5वां व्यक्ति को चूज किया जाता है ताकि वीटो वगैरह जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो सके। मान लीजिए 2-2 की वो लग गया, तो तीसरा जो 5वां नया व्यक्ति है वो 3-2 उसको कर सकता है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो बाइंडिंग हो जाएगा फिर एक तरीके से। मतलब वो मतलब क्या होगा, बाइंडिंग इन द सेंस कि वो अवार्ड हो जाएगा एक तरीके से, वो सेटलमेंट का जो आपका एडजुडिकेशन है वो एक तरीके से रिजल्ट हो जाएगा उसका। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, एक स्लाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कई सारे जजमेंट्स का एक जगह मैंने कंपाइलेशन डाला हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन 10 को समझने के लिए। कि कोई भी ऐसा अगर आर्बिट्रेशन वॉलंटरी लेकर आप जा रहे हो ना, तो उसमें जो रोल है मेजॉरिटी का, उस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिएगा। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का कॉन्सेप्ट है, 2-4 एम्प्लॉयर्स के आपस, 2-4 कंपनियां आपस में भिड़ गई, मान लीजिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, तो उसमें से 3 कंपनियां अगर लेकर जा रही हैं वॉलंटरी सेटलमेंट के लिए, तो डेफिनेटली उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्या है, 4 कंपनियों में 3 कंपनी की मेजॉरिटी आ रही है, तो मेजॉरिटी अगर वहाँ पे जा रही है तो आप उसको रेफर खुद ही कर लोगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाने की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। पर हाँ देखो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है उसमें रोल आ ही जाता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रोल को आप मतलब ये नहीं कर सकते ऑल टुगेदर कि नहीं, बिल्कुल भी आपका रोल नहीं होगा। गवर्नमेंट को पता है कि इसका इम्पैक्ट होने वाला है डिस्प्यूट का, तो हर डिस्प्यूट में नहीं तो, पर हाँ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स में चाहे वो वॉलंटरी जाता है, पर गवर्नमेंट का रोल उसमें होता है। इतनी सी बात थी, आपको समझ में आ गई वॉलंटरी रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है। पढ़ देता हूँ आपके लिए एक बार। व्हेन एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट और इज एप्रीहेंडेड, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, एंड द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन एग्री टू रेफर द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, दोनों ही एग्री होते हैं, देन दे मे एट एनी टाइम, वो कभी भी जा सकते हैं डिस्प्यूट को लेकर अंडर सेक्शन 10 टू लेबर कोड और ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल बाय अ रिटन एग्रीमेंट, refer the dispute to arbitration and the reference shall be to such person or persons including the presenting officer of a labor court or tribunal or national tribunal as an arbitrator or arbitrators as may be specified in the arbitration agreement। तो वो वहाँ पर लेकर जा सकते हैं।
और वो पूरा प्रोफार्मा सेटअप करके देते हैं कि आपको कैसे डील करना है, मेरे क्या क्या इशूज है। मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर वो आपस में निभा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 10A। आगे A copy of the arbitration agreement shall be forwarded to the appropriate government। मैंने बोला ना गवर्नमेंट का रोल होता ही है। एंड द कॉन्सिलेशन ऑफिसर एंड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल विद इन 1 मंथ के अंदर उस रिसीट को क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। हैज बीन रेफर टू आर्बिट्रेशन एंड नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड अंडर 3A। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वही सेम ऑर्डर कर सकती है लॉकआउट वगैरह करने का कि नहीं करने का, वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इस पेज को ध्यान से देखिएगा, जस्ट वेट अ सेकेंड। देखिए ये जो स्लाइड है ना, ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। मैं पूरा सेक्शन 10 का जो क्रक्स है वो इस स्लाइड में आपको डाल दे रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स किसी न किसी जजमेंट के रेफरेंसेज हैं, किसी न किसी कोर्ट के मतलब केस के जजमेंट है। सिंपली मैं बताऊं तो कहता है पहला चीज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से रिलेटेड है सब। सेक्शन 10(1) में कहता है, कोर्ट का कई बार कहा हुआ है कि एब्सोल्यूट और डिस्क्रिशनरी पावर है और एक्सक्लूसिव पावर है। इसका मतलब समझाता हूँ। सेक्शन 10 में मैंने आपको बोला मे कर सकती है। जब भी मे कहते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सर वाली बात की, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम जो बोलते हो आप, तो उसका रोल यही हो जाता है कि अगर वो मे कह रहे हो तो वो डिस्क्रिशनरी पावर होगी। और एब्सोल्यूट मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट और डिस्क्रिशनरी का जो कॉन्सेप्ट है और एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे समझिए कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास ही पावर है ये चीज, और वो अपने आप में स्ट्रांग है, एब्सोल्यूट है। मतलब वो उसको हिला नहीं सकते आप, उसको छीन नहीं सकते आप। फॉर एग्जाम्पल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच अगर लड़ाई हो जाए किसी बात को लेके, तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी। क्यों? एक्सक्लूसिव पावर है दिया हुआ। किसी भी तरह का स्टेट के बीच का मैटर कौन हैंडल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है, नहीं सकते एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो सुप्रीम कोर्ट ना तो हाई कोर्ट कहेगी कि मैं इस केस को रेफर कर रही हूं ट्रिब्यूनल्स के पास। नहीं, ये लाइन तो बोल ही नहीं सकती कोर्ट। कोर्ट ये बोल सकती है गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि नाउ आई एम ऑर्डरिंग यू कि आप इसको रीथिंक करिए अपने डिसीजन पे, और वापस रीथिंक करने के बाद इफ पॉसिबल आप रिव्यू करिए, उसके बाद आप डिसीजन को क्या करिए, रेफरेंस करिए, किसी केस को रेफर करिए आगे की ओर। ये कह सकती है, ना कि ये कह सकते कि नाउ द जुडिशियरी इज व्हाट इज रेफरिंग द केस टू अ पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल। ये तो लाइन बोल ही नहीं सकते। ये हो गया इसका मतलब। क्यों? 50 पता है आर्टिकल 50 क्या बोलता है? आर्टिकल 50 पढ़े हो आप कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हम लोग क्या करेंगे, अलग रखेंगे जुडिशियरी को, एग्जीक्यूटिव को। 50 ही है, 49-50 होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको अलग रखेंगे अपन। ठीक है। पॉइंट 2 कहता है कि रेफरेंस वुड बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। मैंने आपको बोला अगर आपने रेफरेंसेस दिए हैं, ठीक है, रेफरेंसेस दिए हैं, चाहे आप उसको डिक्लाइन कर दिए, रेफरेंस किया, दैट विल बी ओपन फॉर व्हाट? जुडिशियल रिव्यू। मतलब जुडिशियल वॉचडॉग वहां पर रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जुडिशियरी उम्मीद करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से कि जब आप रेफर कर रहे होगे केसेस को, देन यू विल बी अप्लाइंग योर ओन माइंड। आप अपना माइंड, अपना थिंकिंग लगा रहे होगे। किसी भी पर्सनल इंटेंशन और कोई भी ऐसा एक्सट्रेनियस बिहेवियर पे या कुछ भी ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब कुछ भी ऐसा अगर आपको दे कोई पॉइंट के सर इस पे रेफरेंस कर दीजिए, आप तो नहीं करोगे। आप यू विल हैव टू अप्लाई योर ओन माइंड। प्राइमा फेसी कितना मैटर करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइमा फेसी ओपिनियन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 में। 4 पॉइंट कहता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ इफ इन्वॉल्व शुड रेफर द डिस्प्यूट टू ट्राइब्यूनल्स। कोर्ट कहती है कि अगर लॉ की बात है वहां पर, तो ये उम्मीद किया जाना चाहिए कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट होता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट के लिए बनाया गया है, वो लॉ के चीजों को खुद ही हैंडल नहीं करेगी और लॉ की चीजों के इन्वॉल्वमेंट को दिमाग में रखते हुए उसको ट्राइब्यूनल्स को रेफर करेगी। बिकॉज ट्राइब्यूनल्स आर क्वाज़ी जुडिशियल ना, वो तो जुडिशियरी के बॉडीज वहां पे बैठते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव के भी बॉडीज बैठते हैं। तो ये ओपिनियन जो है वो दिया गया था किसी जजमेंट में, कैसा उम्मीद करती है कोर्ट गवर्नमेंट से। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है गवर्नमेंट के पास, ना कि जुडिशियल, ना ही क्वाज़ी जुडिशियल। ऑब्वियस बात है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है तो एग्जीक्यूटिव पावर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ही होगा। क्वेश्चन जो पॉइंट ए है, क्या नाम है 6, उसको ध्यान से देखो कि जब भी डिस्प्यूट्स अराइज होता है, जहां पे भी मान लीजिए कोई दिल्ली में अराइज हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे केस में बता रहा हूँ आपको, हावड़ा मोटर वर्सेस लेबर कोर्ट भुवनेश्वर का जजमेंट है कि अगर मान लीजिए कोई मुद्दा हावड़ा में मोटर में कंपनी उसकी स्टेब्लिश्ड है, मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी जिसका हावड़ा में बेस है, पर उसका जो लेबर है वो उसका एक प्लांट सेटअप कहाँ हुआ भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर में कोई उसको लेबर डिस्प्यूट हो गया एम्प्लॉयर के बीच में, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा मुद्दा तो भाई हावड़ा में चलेगा। नहीं,
वेस्ट बंगाल में नहीं चलेगा आपका। जहां पे डिस्प्यूट अराइज हुआ है ज्यूरिसडिक्शन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की वहीं आती है। ये पॉइंट है। 6 पॉइंट देखेंगे, कौन सा 7 पॉइंट है क्या ये? 7 पॉइंट देखेंगे कि अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो रेफरेंसेज को, इट शुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ डिस्प्यूट। बिना मेरिट के तो आप बिल्कुल भी उसको क्या नहीं डिक्लाइन कर सकते। गॉट इट? मतलब वही प्राइमा फेसाई। आगे देखेंगे 9th जो है पॉइंट, डिक्लिनेशन ऑफ रेफरेंसेज जो भी होंगे शुड नॉट बी मेलाफाइड और करप्ट मोटिव। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, पहले भी बोला मैंने आपको कि मेलाफाइड नहीं होना चाहिए, कोई पर्सनल ऐसा बेनिफिट नहीं होना चाहिए, कोई करप्ट मोटिव से नहीं होना चाहिए। बिकॉज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज समथिंग व्हाट दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल बॉडी। एक कोड ऑफ इथिक्स होती है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, मोरालिटी की बात हो जाती है यहाँ पर। जब आप पेपर, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, आप इस चीज़ को समझते होंगे। मोरालिटी एक एक्सपेक्टेशन, अगर आपसे रखती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, जो लोग हैं, जनता है, कोड ऑफ इथिक्स आपको एक तरीके का नीति का जो पूरा पैमाना है वो आपसे उम्मीद रखती है कि आप इस चीज़ों को मेलाफाइड इंटेंशन के साथ नहीं करोगे। जैसे क्या एक आईएएस ऑफिसर से गरीब आदमी ये उम्मीद रखता है ना, मोरालिटी आ जाती है यहाँ पे। उस गरीब व्यक्ति के लिए एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि जब मैं सर के ऑफिस में जाऊंगा देन ही विल बी व्हाट, ही और सी विल बी व्हाट, पोलाइट विद मी। पर ऐसा होता अगर नहीं है तो उसकी मोरालिटी को क्या होता है, झटका लगता है। और कोड ऑफ इथिक्स जो यहाँ पर होता है, जो आपसे उम्मीद करी गई थी जब आप आईएएस बने थे, तो वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो पॉइंट 10 है वो देखेंगे। अ प्रॉपर रीजन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अफेक्टेड पर्सन इन केस ऑफ डिक्लाइनिंग द रेफरेंसेज। एक प्रॉपर मेथड जो है, रीजन जो है वो बताना चाहिए अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो तो। ये रेफरेंस 12 जो है ना, आगे सेक्शन 12(5) जो ड्यूटीज मैंने बताई थी कॉन्सिलेशन ऑफिसर की, और सेक्शन 10, इनके बीच में एक मिसमैच है। केस के बारे में बात करेंगे, जो स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है केपी कृष्णन का, उसके बारे में बात करेंगे। 11 पॉइंट को समझेंगे। एडजुडिकेशन मस्ट रिजल्ट इनटू अ फाइनल अवार्ड। अगर आपने रेफर कर दिया एडजुडिकेशन के लिए, आपने बोल दिया, उसका रिजल्ट आना ही आना है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। भले आपके पास विड्रॉल का पावर है, विड्रॉ कर सकते हैं आप, पर उसका अवार्ड आएगा ही आएगा। एक जजमेंट है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कि एडजुडिकेशन मस्ट रिजल्ट इनटू अ व्हाट, अवार्ड और सेटलमेंट। पॉइंट 12, री एग्जामिनेशन ऑफ रेफरेंसेस कैन टेक प्लेस। चाहो तो आप री एग्जामिन कर लो, आप रेफरेंसेस का आपने किस बेसिस पे दिया था सर, पॉइंट बदल गया, मुद्दा बदल गया, री एग्जामिन करिए, पर अवार्ड तो आएगा ही आएगा। ये 12 मुद्दे 12 केस हैं और कुछ नहीं। 12 केस के फाइनल जजमेंट्स मैं बता रहा हूँ आपको। इसको दिमाग में छाप लीजिए, बहुत काम आएगा एग्जाम में। लिख दोगे तो ऐसे पूरे के लाइन बना के लिख दोगे ना आप यूनिट 2 के सवालों पे, मुझे उम्मीद है शायद मैम जो भी कॉपी चेक करेंगी वो आपको अच्छा नंबर दे देंगे। ठीक है, अब हम केसेस की बात करते हैं। देखिए केसेस बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। अगर आपने मेरे मुद्दे समझ गए होंगे अभी तक, जो भी सेक्शन 10 में मैंने आपको बताया कि रेफर करना है, कैसे रेफर करना है, में सेल का जो कॉन्सेप्ट है, जो 12 पॉइंट बताया, अगर समझ गए होंगे तो केसेस बड़े ही आसान है। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीपी सारथी, पहला केस आपका यही है, आपके केसमेट का। ये केसमेट का जो पहला केस है वो 1953, मुझे खुद को केसमेट एक बार पलटना पड़ेगा। हाँ, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीपी सारथी 1953 का केस है। इसके फैक्ट बड़ा सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए कि मद्रास में ऐसा फैक्ट था कि मद्रास जो स्टेट था, तभी मद्रास हुआ करता था। इंडिया में पहला स्टेट कौन बना था लैंग्वेज के बेसिस पे, किसी को पता है? आंसर में कमेंट में बताना, मैं बता देता हूँ। वैसे साउथ इंडिया की स्टेट है, 1956 में बना था, आपको बताना है कौन सा स्टेट था। बाद में फिर मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु, चेन्नई किया गया। तो आपको बताने थे कि हुआ क्या था। फैक्ट ये है कि 24 सिनेमा कंपनीज थे, तभी सिनेमा का बहुत बड़ा क्रेज था, बहुत लोग सिनेमा देखते थे, कुछ आने में आती थी टिकट। तो मेरे दादाजी बताया करते थे कि वो सिनेमा देखते थे कई बार जाकर। तो 24 सिनेमा कंपनीज थी, थिएटर थे। उन्होंने उनका जो कोई मुद्दा था, उसके जो एम्प्लॉय थे ना, एसोसिएशन बनाई गई। उन्होंने बोला एसोसिएशन करके कि कुछ हमारे डियरनेस अलाउंसेस, बोनस वगैरह दिया जाए। मिनिमम टर्म्स की बात की गई एक तरीके से कि मुझे इतना पैसा दिया जाए। एक एसोसिएशन बनाया गया 24 थिएटर की। कुछ बातें मानी गई। उसमें एक सिनेमा थिएटर थी, प्रभात टॉकीज। कुछ बातें मान ली गई, कुछ बातें नहीं मानी गई। ठीक है, तो मुद्दा यहां पे यही उठता है, फैक्ट यही है इस केस का सिंपल, कि क्या एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हुआ? अगर मान लीजिए कुछ बातें मानी गई, कुछ बातें नहीं मानी गई, तो क्या वहां पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होता है? क्या इस केस को रेफर किया जाना चाहिए? और प्रभात टॉकीज का कहना था कि प्रभात टॉकीज ने तो बातें मान ली, पर कुछ कंपनी थी, कुछ सिनेमा थिएटर जैसे 6 थे, उसके एम्प्लॉयर्स इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे कि हमें और पैसा देना चाहिए और बोनस देना चाहिए, हमें बोनस के लिए एग्री करना चाहिए। पर प्रभात टॉकीज वाले मान गए थे।
तो प्रभात टॉकीज ने यही बोला था कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि यार मुझे क्यों इसमें बनाया जा रहा है, मैं तो बातें मान चुका हूं, मेरे तो मेंबर भी नहीं है एसोसिएशन में, क्यों माने जा रही। तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि क्या जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसमें प्रभात टॉकीज का कोई रोल है, अगर उसने मान लिया है तो। दूसरा है कि क्या जो रेफरेंसेज हैं, जो रेफरेंसेज दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन मैंडेटरी है। स्पेसिफिकेशन इन द सेंस कि आपको पूरा एक तरीके से खाका तैयार करके देना बहुत जरूरी है क्या, कि देखिए ये सब मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे पे बात मानी गई थी, इस वजह से बात नहीं मानी गई थी, आप बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ एम्प्लॉय की गलती थी, मतलब क्या एक पूरा का पूरा चीज हम आपको लिख कर देंगे क्या। फैक्ट चलो हम बता सकते हैं आपको, पर लॉ तो आप खुद देखोगे। चलिए कुछ फैक्ट्स अगर नहीं भी बता रहे तो इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो ही कहेगी। तो मुद्दा दूसरा यही था कि जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में पार्टीज इन्वॉल्व हैं, क्या उनके सारे स्पेसिफिकेशंस, नेचर को, हर चीज को बताना इंपॉर्टेंट है क्या। अब आप सोचिए खुद कि कोर्ट ने क्या कहा होगा। पहला क्वेश्चन की हम बात करें तो उसका आंसर दिया कोर्ट ने कि ये जो हाई कोर्ट थी उसने एक वर्ड मिस कर दी सेक्शन 10 में, कि इज एप्रीहेंडेड। जैसे मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि अगर चांसेस है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होने के, तो फिर हम उस चीज को सोल्व करेंगे, हम उसको छोड़ नहीं देंगे डिस्प्यूट अराइज होने के लिए। अगर मुझे पता है कि बाढ़ कल आएगी तो मैं सेकंड फ्लोर पे रहूंगा, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहूंगा। अगर आपका घर बिल्कुल नदी के पास है तब। तो वही चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने एक वर्ड मिस कर दी, और इज एप्रीहेंडेड, मतलब उसको पता है कि प्रभात टॉकीज ने भले ही बात मान ली या नहीं मानी, दैट्स नॉट एट ऑल बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो वो है ही नहीं, पर उसको भी पता है, कोर्ट को भी पता है कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो चुकी है, हो जाएगी अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकला तो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जिसको मिस कर दिया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक और बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मेंबर हैं प्रभात टॉकीज के, वो एसोसिएशन में हैं, उनके 15 मेंबर्स एसोसिएशन में हैं, तो बिल्कुल प्रभात टॉकीज भी इंपैक्ट है इससे। और प्रभात टॉकीज छोड़िए, पूरा मद्रास शहर का जितना स्टेट ऑफ मद्रास है, पूरा मद्रास राज्य की अगर हम बात करें, उसके जो भी थिएटर्स है वो इंपैक्ट होगा इस डिसीजन से। और सबको नोटिस भेजी गई है भाई, सबको 24 को नोटिस भेजी गई थी। तो कोई कैसे कह सकता है कि मैं इन्वॉल्व नहीं था इसमें, जब नोटिस आपको भेजी गई है और इसका इंपैक्ट कलेक्टिव इंपैक्ट होने वाला है। तो प्रभात टॉकीज अपने आपको अलग नहीं कर सकता। अवार्ड आप मान लिए, पर आपका मेंबर एसोसिएशन में है और वो नहीं मान रहे, कुछ और लोगों ने नहीं माना और आपने उनका साथ दिया, तो मीन्स आप अग्री नहीं कर रहे थे इन चीजों के साथ। तो प्रभात टॉकीज को फिर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी। दूसरा पॉइंट कि ये जो कहना हाईकोर्ट का कि आप मेरे सामने कुछ मटेरियल ही नहीं प्रोवाइड किया, इसलिए आपके रेफरेंस को नहीं वैलिड माना जाएगा, दैट्स कंप्लीटली आउट ऑफ द रेंज। कोई मतलब नहीं इस लाइन का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कहीं से भी हम इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि सारा मटेरियल आकर आप हमें दीजिए, उसके बेसिस पे आप मुझे बताइए कि आपने किस बेसिस पे रेफर किया है, क्योंकि इट्स टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई ये नहीं कह सकता गवर्नमेंट को कि आपको मुझे सारा खाका बताना पड़ेगा कि किस किस बेसिस पर यू जस्ट रेफर द केस टू अस, ऑन व्हाट बेसिस यू जस्ट रेफर्ड। हाँ, नहीं रेफर कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा आपको कि वो मैलाफाइड तो नहीं है। पर जब आपको रेफर ही कर दिया गया तो नाउ इट्स अप टू द गवर्नमेंट, सॉरी इट्स अप टू द कोर्ट टू चेक और टू डिसाइड कि किस किस बेसिस पे रेफर आए थे और किन किन बेसिस पे हमें इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो जजमेंट देना है। अरे कोर्ट का काम है ना ये, एफआईआर करना हमारा काम है भाई। हम चलिए आपको जो एफआईआर वगैरह की जो चीजें हैं, चार्जशीट है वो हमने फाइल कर दी, अब तो बाकी चीज आपकी काम है, आप फाइंड आउट निकलवाइए। तो ये कहना सुप्रीम कोर्ट का था कि मतलब थोड़ा सा ये कहना रॉन्गली था कि आपने कोई मटेरियल जो था वो गवर्नमेंट के सामने नहीं था और अफर्मेटिव कंक्लूजन तक पहुंच गई गवर्नमेंट, ये चीज टोटली इरेशनल है। ये सिंपल सा केस था। सेकंड केस थोड़ा सा अच्छा था, पर बड़ा ही सिंपल सा केस है। इसमें मतलब बड़ा केस है वैसे, पर आपको मैंने बता दिया है सारा क्या नाम है सेक्शन सब सेक्शन पहले ही। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस केपी कृष्णन 1960 का केस है। फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी थी इंडिया की, मतलब वहाँ इंडिया लिमिटेड बॉम्बे में। बोनस की बात यहाँ पे भी हुई थी कि बोनस चाहिए, कंपनी वालों ने कहा, एम्प्लॉई ने कहा। और एक और बात कही कि मेरी जो यूनियन है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो जो लेबर कमिश्नर है उससे बोला कि आप मुझे बताइए, आप इनको बोलिए कि हमारी डिस्प्यूट को सोल्व करें या फिर इसको आप रेफर करें, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तक बातों को पहुंचाइए। कॉन्सिलेशन ऑफिसर ने 1/4 जो बेसिक अर्निंग था बोनस का वो दिया कि 1/4 इनको बोनस मिलना चाहिए, उनकी जो बेसिक अर्निंग है उसकी 1/4 इनको बोनस के रूप में मिलना चाहिए।
पर ये बोनस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया, ये बोलकर कि हमारी तो प्रॉफिट ज़्यादा है, हमने तो प्रॉफिट ज़्यादा दिलाई कंपनी की। मान लीजिए अगर पिछले साल 100 रुपये आपकी प्रॉफिट दिलाई, वर्कर्स नहीं प्रॉफिट दिलाते, वर्कर्स ही हैं, तो आपने उनको 20 रुपये दिए बोनस के रूप में, चली दिवाली में। इस बार 200 रुपये अगर बोनस प्रॉफिट हुआ है तो कंप्लीटली इमोरल होगा ये एक्सपेक्ट ना करना कि आप 20 के 40 दोगे। आप बिल्कुल भी इमोरल नहीं होगा। कहने का मतलब कि बिल्कुल विद इन द रेंज होगा। अगर एम्प्लॉई एक्सपेक्ट कर रहा है कि 40 रुपये इस बार मिलेगा, कहीं से भी गलती नहीं है वो। तो बाद में ये बोला गया कॉन्सिलेशन ऑफिसर को, और क्या नाम है, एम्प्लॉयर्स ने बोला कि ये तो स्लो डाउन कर गए थे, इन्होंने तो काम ही स्लो कर दिया था, तो अब कि इनको बोनस मिलना चाहिए ज्यादा। तो ये जो चीज है कि जो केस ऑफ स्लो डाउन फाउंड नहीं होगा, स्लो डाउन कर लेना आप इसको। स्लो डाउन इन द फॉलोइंग ईयर ऑन दिस ग्राउंड कॉन्सिलेशन ऑफिसर सेंट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट फर्दर रिफ्यूज टू रेफर द केस। गवर्नमेंट ने ये सोचकर रेफर कर दिया, मतलब ये सोचकर केस को रेफर नहीं किया, डिक्लाइन कर दिया कि कॉन्सिलेशन ऑफिसर ने हमें बोला कि बातें इसलिए नहीं मानी गई है, इसलिए डिस्प्यूट सोल्व नहीं हुआ क्योंकि एक स्लो डाउन पे गए थे और ये बात मानने को तैयार नहीं है, और एम्प्लॉयर भी इस बात से खफा है कि ये स्लो डाउन गए थे फिर भी इनको बोनस ज्यादा चाहिए। अब इसी को लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर रिट पिटीशन फाइल करके मैंडेमस आपको पता है कि किसी को डायरेक्ट कर सकते हो आप बॉडी को, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को, कि आप चीज़ों को समझिए। तो हाईकोर्ट ने बिल्कुल यहाँ पे यही चीज़ कहा, रेफर किया। हाईकोर्ट ने बोला ठीक है बिल्कुल मैंडेमस सही बात है, कोई गलत बात नहीं है, ये स्लो डाउन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है यहाँ पर। सिंगल जज बेंच ने भी यही कहा और गवर्नमेंट ने भी, मतलब डिवीजन बेंच ने भी यही कहा कि गवर्नमेंट बिल्कुल यहाँ पे एक्सटेनियस बिहेव कर रही है, उसका बिहेवियर बहुत एरोगेंट है, हाउ कैन दे डू सो। अब ये पहुंची सुप्रीम कोर्ट में बात, बॉम्बे ने, स्टेट ऑफ बॉम्बे पहुंची। तो इशू यही था कि क्या गवर्नमेंट जो है वो राइट थी सेक्शन 12(5) को, सेक्शन 12(5) मैंने आपको बताया, सेक्शन 12(5) बता रहा हूँ क्या था, देखिए। अच्छा मैंने आगे लिख रखा है और एक बार बता ही देता हूँ। सेक्शन 12(5) मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सेक्शन 12(5) क्या कहता है कि अगर कॉन्सिलेशन ऑफिसर ये कहता है कि इसकी इस बेसिस पे हमने डिस्प्यूट सोल्व नहीं कर पाए, हमारी डिस्प्यूट जो था वो हमने सोल्व नहीं कर पाया, मान लीजिए नहीं कर पाए वो, तो वो रिपोर्ट आपको भेजेगी किसको, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। सेक्शन 12(5) याद है, ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन और कॉन्सिलेशन ऑफिसर मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में आपको सबको बताया था। एक तो हिंदी पता नहीं ऐसे खराब कैसे हो गई। और सेकंड पॉइंट ये था, इशू ये था कि शुड द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्सिलेशन ऑफिसर ओनली ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल, कि क्या सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के मतलब उम्मीद इतनी सी है, मोरालिटी इतनी सी है कि आपको किसी ने बोल दिया, कॉन्सिलेशन ऑफिसर ने, एक सिंगल व्यक्ति ने, कि देखो भैया इस बेसिस पे हमने केस को नहीं सोल्व कर पाया, मतलब हम नहीं कर पाए, तो आप भी इसको रेफर मत करो, और को आपने रेफर करने से डिक्लाइन कर दिया। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा होगा, आप समझ गए होंगे पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि सेक्शन 12(5) जब कहता है कॉन्सिलेशन ऑफिसर की ड्यूटी कि आप सारी चीजें बताओगे गवर्नमेंट को, ठीक है आपने बता दिया, आपका बताना काम था, पर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ और सिर्फ उसी रिपोर्ट के बेसिस पे आप डिक्लाइन कर दोगे, और ये कहकर कि जो भी वर्कर्स है उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं था, माल एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका बिहेवियर उनका खराब था, मिसकंडक्ट था, और इस बेसिस पे उनका बोनस डिक्लाइन कर देना, और ये जानते हुए कि प्रॉफिट ज्यादा हुई, भले ही वो स्लो डाउन गए थे, दैट्स नन ऑफ द बिजनेस हियर, पर मिसकंडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बोलकर स्लो डाउन गए थे और आपने बोनस डिक्लाइन कर दिया बिना ये देखे कि प्रॉफिट हुई है। वाकई में प्रॉफिट हुई थी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुई है, तो कैसे स्लो डाउन हो सकता है? स्लो डाउन हुआ भी तो प्रॉफिट तो ज्यादा हुआ है ना, तो एक्सपेक्ट करेंगे एम्प्लॉई। अगर आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करते और भी चीजें बताते कि मिसकंडक्ट डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट एक बेसिस पे कॉन्सिलेशन ऑफिसर ने आपको लिखकर भेज दिया कि आई डिक्लाइंड बिकॉज दे वेंट स्लो डाउन, और आपने उसको डिक्लाइन कर दिया, और सेक्शन 10 को बिल्कुल यहाँ पे खारिज कर दिया। कहने का मतलब कि सेक्शन 12(5) के और सेक्शन 10 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंटली आपने उसको वो कर दिया। तो कोर्ट ने ही बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सेक्शन 10 और सेक्शन 12(5) रिलेटेड है भाई। सेक्शन 10(1) कहता है आपको कि आप अपने बेसिस पे कभी भी किसी केस के इंपॉर्टेंस को समझते हुए उसको रेफर कर सकते हैं, और सेक्शन 12(5) कहता है ड्यूटी ऑफ द कॉन्सिलेशन ऑफिसर, वो उसको रिपोर्ट करेगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और सिर्फ इस बेसिस पे सेक्शन 12(5) पे आपने सेक्शन 10 को कोई नहीं माना और सीधे डिक्लाइन कर दिया। दोनों रिलेटेड है इन द सेंस आपको समझना पड़ेगा कि केसेस के पीछे का कारण क्या है, समझ रहे हो? इतनी सी केस थी। आगे चलेंगे, ये दोनों केसेस बड़े सिंपल हैं, एक लाइन में बता दूंगा। टेलिको कॉन्वे ड्राइवर्स मजदूर संघ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1989 का केस है, हमारे स्टेट की बात है ये। इसमें टेलिको कॉन्वे की जो कंपनी थी, टेलिको कंपनी, उसमें उसके जो ड्राइवर्स थे, मजदूर संघ जो उन्होंने बनाया,
उन्होंने बोला कि हमें रिकॉग्निशन दे दो, हमें रिकॉग्नाइज कर लो आप। गवर्नमेंट ने मना कर दिया, टेल्को ने भी मना कर दिया। तो क्वेश्चन यहां पे ही उठता है कि क्या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्सटेंडियस बिहेव करा? हुआ क्या था कि डिक्लाइन कर दिया ये कहकर कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की लॉ डिपार्टमेंट है वो कहती है कि टेल्को के ड्राइवर्स और टेल्को कंपनी के बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है, उसको हम मान ही नहीं सकते, इंप्लॉयर इंप्लॉय का रिलेशनशिप। मतलब अपने आप में जजमेंट दे दिया इन्होंने पहले ही, लॉ डिपार्टमेंट ने पहले ही कह दिया कि हम मानेंगे ही नहीं, और इसके बेसिस पे कॉन्सिलेशन ऑफिसर जो बिहाफ में एक्ट कर रही थी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के, उसने डिक्लाइन कर दिया। पहुंची कोर्ट, मजदूर संघ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि ठीक है हम आपको डिक्लाइन कर दे, हाईकोर्ट ने भी डिक्लाइन कर दिया था, पर इतनी लिबर्टी दी थी कि आप वापस एक बार जाकर क्या कर सकते हो, बोलो गवर्नमेंट को, बात करेंगे फिर आपसे। वापस बोला मजदूर संघ ने, वापस गवर्नमेंट ने वही चीज बोली कि हम आपको मानेंगे नहीं, एम्प्लॉयर हो, मतलब एम्प्लॉय हो आप। वापस हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट में भी डिक्लाइन, उसके बाद कोई कारण नहीं था उनके पास एक्सेप्ट करने का। पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतना गंदा बिहेवियर है स्टेट ऑफ बिहार का, हाउ कैन दे डू सो, गवर्नमेंट कैसे कर सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसा? अपने आप में आप जुडिशियरी कैसे बन गए? आपका काम है केसेस को रेफर करना, ट्राइब्यूनल्स को तो रेफर कर दिए, आपसे मजदूर संघ यही तो डिमांड कर रहा है कि आप केसेस को रेफर करिए, ट्राइब्यूनल देखेगा कि हम एम्प्लॉयर हैं कि नहीं, एम्प्लॉय हैं कि नहीं, पर अपने आप में जजमेंट सुना देना आप। ये जो था ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव कभी भी जुडिशियल नहीं बन सकते, और ये बहुत ही मॉडिफाइड एटीट्यूड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का था। और क्लचेज ऑफ द कोर्ट से बियॉन्ड नहीं हो आप, याद रखना, आपके ऊपर हमेशा गवर्नमेंट की कोर्ट का वॉचडॉग है, आपके ऊपर हमेशा एक तरीके का वो सीसीटीवी है लगा हुआ कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल सही था। कैसे आप जुडिशरी कैसे बन गए आपने बोल दिया कि ठीक है आपको लॉ डिपार्टमेंट मानती ही नहीं, कैसे नहीं मानती भाई, आप कारण बताओ, कुछ तो बताओ। और आप हो कौन? आपको तो रेफर करना काम है, कोई एम्प्लॉय है कि नहीं, ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा ना, डिस्प्यूट है उनके बीच का, तो आप कैसे डिसाइड कर लिए? आपका तो पावर ही नहीं है, आपको तो बस रेफर करना पावर है। कहीं लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अपने आप में? किसी सेक्शन मैंने बोला है? नहीं बोला। लास्ट सेम केस है बिल्कुल। ये आगे का जो 2 केस रह गया आपके यूनिट में, यार बहुत बड़ी वीडियो बन जाती, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है इतना एक साथ बोल पाना। आप प्लीज़ रिव्यू दीजिए, वरना मैं सच में नहीं बना सकता यार, बिना रिव्यू के कुछ भी पढ़ाए जा रहा हूँ, कुछ रिव्यू नहीं, कॉलेज में ही बोल दो। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने बोला भी, आज बहुत सारे दोस्तों ने बोला भी मुझे कि अच्छा था, वो काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अब यही चीज़ कमेंट में लिख दो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि घर वाले भी देखते हैं हमारे, और भी लोग देखते हैं, क्या जा रहा है आपका लिखा। और सब्सक्राइब तो पता नहीं क्यों नहीं करते, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता, क्या मांग रहा हूँ भाई आपसे, सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूँ, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। 3000 बच्चे हैं कॉलेज में, वही कर देंगे तो काम बन जाए यार, क्या जा रहा है, कर दो भाई, शेयर कर लो, क्या है, कुछ तो नहीं जा रहा। स्क्रिमिनोलॉजी पढ़ा दूंगा, IT पढ़ा रहा हूँ, अपनी पढ़ाई छोड़कर ये कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो कुछ तो यार बेनिफिट दे दो। शरद कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स का केस है 2002 का, बड़ा सिंपल सा केस है। शरद कुमार एक एरिया मैनेजर थे, सेल्स मैनेजर थे एक कंपनी में, वहां से उनको फायर कर दिया गया बिना कुछ बताए हुए, 1 महीने का बोनस देकर फायर कर दिया गया। बात पहुंची कोर्ट तक। कोर्ट में मुद्दा यही उठा कि क्या शरद कुमार वर्कमैन है कि नहीं है, बिना वर्कमैन माने हुए आपने रेफर कर दिया। यहाँ पे भी सेम केस थी, उसको वर्कमैन माना ही नहीं, एम्प्लॉय माना ही नहीं, गवर्नमेंट ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि एम्प्लॉय नहीं है, और केस को रेफर ही नहीं कर, डिक्लाइन कर दिया। तो टेल्को में कह चुकी थी गवर्नमेंट, मतलब 1989 का ही केस था ना, हाँ, और ये 2002 का केस था। 13 तो 15 साल के बाद, 11 तो 13 साल के बाद केस आई थी, तो बिल्कुल टेल्को का रेफरेंस दिया कोर्ट ने, बोला देखो टेल्को में तो हमने बोला हुआ था कि आप जजमेंट नहीं कर सकते अपना, फिर से आपने करा। वहाँ दिल्ली, वहाँ बिहार था, यहाँ दिल्ली है, लताड़ लगाई। पहले तो यहीं पे गलत कर दिया कि आपने खुद ही जजमेंट कर लिया कि ठीक है तुम तो एम्प्लॉय हो ही नहीं। कैसे नहीं हो? अरे भाई वो वर्कमैन के डेफिनेशन सेक्शन 2S में आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के, वो एरिया मैनेजर है, वो मैनेजरियल वर्क है, लिखा हुआ तो है। सुपरवाइजरी वर्क कर रहा है, क्लरिकल वर्क कर रहा है, ऑपरेशनल वर्क कर रहा है, टेक्निकल वर्क कर रहा है, अनस्किल्ड स्किल्ड कर रहा है, मैनुअल कर रहा है, और 1200 रुपये से अगर ज्यादा उसका आ रहा है, 1600 रुपये से ज्यादा अगर उसका मंथली इनकम है, तो डेफिनेटली वो आ रहा है ना। कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी को वर्कमैन के डेफिनेशन के रूप में देखना चाहते हो तो पहले ये देखो कि वो इन 4-5 में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ही आगे का पॉइंट देखेंगे, अगर नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं देखने का। पर वो बंदा शरद कुमार इसमें तो आ रहा है ना सुपरवाइजरी वर्क में, मैनेजर, एरिया मैनेजर है, वो सुपरवाइजन करना उसका काम है। तो हाउ कैन यू से कि वो वर्कमैन ही नहीं है सेक्शन 2S के अंदर, वो बिल्कुल वर्कमैन है। पहले तो ये बोला, दूसरी बात ये बोला कि आपने टेल्को में जो सिखाया था मैंने, वो आपने सीखा नहीं, तो एक्सटेनियस बिहेवियर बोलकर लताड़ लगा दी थी दिल्ली गवर्नमेंट को। तो ये था यूनिट 2 के 4 केसेस। सेक्शन 10 समझ में आ गया होगा, आई होप, बड़े शांति तरीके से आपको बताया मैंने। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी। और जो मैंने पहले बोला वापस बोल के 1 मिनट खराब नहीं करूंगा। सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल व्हाटएवर यू लव, जस्ट डू इट।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग।